दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों ये एपिसोड एक चर्चा है और इसका विषय जो है वह बुधवार को जवाहर भवन, जो दिल्ली स्थित जवाहर भवन है, वहां समृद्ध फाउंडेशन की तरफ से आयोजित सामाजिक न्याय सम्मेलन, जिसमें राहुल गांधी ने एक बहुत ही विचारोत्तेजक एक उद्बोधन दिया, एक भाषण दिया और उसको लेकर देश भर में प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। तो दोस्तों हम इसी विषय पर आज बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी के स्थायी सदस्य गुरदीप सिंह सपल मौजूद हैं। सपल साहब, आपका स्वागत है। और नमस्कार। जो आप लोगों ने कल एक बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन किया, सामाजिक न्याय आंदोलन या सामाजिक न्याय कॉन्फ्रेंस, जिसमें बहुत सारे विद्वान आमंत्रित थे, अलग अलग समुदायों के सामाजिक न्याय के विषय पर गंभीर चिंतन या विचार रखने वाले। लेकिन उसमें राहुल गांधी की जो मौजूदगी थी वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाएगी। और पहली चीज तो ये कि मैं ये समझना चाहता हूं अपने दर्शकों श्रोताओं के लिए कि शायद कांग्रेस की हिस्ट्री में इस तरह के सामाजिक न्याय सम्मेलन की शायद ये पहली घटना है जब टॉप लीडर ने सम्मेलन को संबोधित किया हो। नमस्कार उर्मिलेश जी। उर्मिलेश जी, जो प्रोग्राम हुआ था समृद्ध भारत फाउंडेशन का, इसमें करीब 200 संगठन और राजनीतिक दल उन्होंने हिस्सा लिया था। और ये जो सामाजिक न्याय की यात्रा है, इसको केवल एक पड़ाव के रूप में आप देखेंगे तो शायद आंसर से सही नहीं आएगा। ये यात्रा पिछले 10 से 1 साल में शुरू हुई और कम से कम मैं ये जानता हूं कि आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी कभी इस रास्ते पे आगे बढ़ पाएगी। आपकी निजी राय हमेशा ये रहती थी कि नहीं, कांग्रेस पार्टी इस बारे में लिप सर्विस तो दे सकती है, बात तो कर सकती है, लेकिन इस रास्ते पे आगे नहीं बढ़ पाएगी। और राहुल गांधी की खूबी यही है उर्मिलेश जी कि राहुल गांधी तमाम मुश्किलें सहकर, जितना प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ हुआ है उसको सहते हुए, हिम्मत हारे बगैर इस रास्ते पे आगे चले हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि आने वाले वक्त में अगर मजबूत भारत बनाना है, अगर भारत को दुनिया के नक्शे पे सबसे ऊपर लेके जाना है, तो आप भारत की बहुसंख्यक आबादी एससी, एसटी, ओबीसी को साइड में रख के, किनारे रख के नहीं ले जा सकते। राहुल गांधी इस बात को समझते हैं कि जो अधिकार मिला था संविधान के अंदर, बराबरी का अधिकार, उसको 75 वर्ष हो गए लगभग। अब 75 वर्षों के अंदर चूंकि एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को पढ़ने का मौका मिला, चूंकि सरकारी नौकरी में आरक्षण था, तो एक मिडिल क्लास डेवलप हुआ, एक बुद्धिजीवी वर्ग डेवलप हुआ। लेकिन ये मिडिल क्लास, ये बुद्धिजीवी वर्ग, ये आर्थिक रूप से तो मजबूत हुआ, लेकिन जो समाज के पावर स्ट्रक्चर है, और पावर स्ट्रक्चर क्या है? पावर स्ट्रक्चर राजनीतिक होता है, पावर स्ट्रक्चर ब्यूरोक्रेसी होता है, पावर स्ट्रक्चर जुडिशरी होता है, पावर स्ट्रक्चर मीडिया होता है, और पावर स्ट्रक्चर कॉरपोरेट होता है। इन पांचों पावर स्ट्रक्चर में इन वर्गों की आज भी उतनी जगह नहीं है जितनी की उनकी संख्या है। और इसीलिए राहुल गांधी लगातार साल दर साल इस पे बातचीत करके, लोगों से बातचीत करके आगे बढ़े हैं। और आज कांग्रेस पार्टी इस मुकाम पर है कि कांग्रेस के अंदर भी अधिकांश लोगों को वो अपने साथ आज लेकर चल पा रहे हैं। तो ये एक इस मायने में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है कि कांग्रेस पार्टी में आज कोई दुविधा नहीं है कि एससी, एसटी, ओबीसी के जो बहुसंख्यक वर्ग है, जो गरीब ही नहीं, मैं मिडिल क्लास की बात भी करता हूं, जो मिडिल क्लास वर्ग भी क्रिएट हुआ है, उसको भी आगे जगह दिलाने की जरूरत है। नहीं तो संविधान में जो अधिकार मिला बराबरी का, वो बराबरी हर लेवल पे बराबरी नहीं बन पाएगी। जी। एक प्रश्न उठता है कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, मैंने भी उसको बहुत ध्यान से कम 2 बार तो मैंने लाइन बाय लाइन एक-एक शब्द पढ़ा है। मैंने ऐसा मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का 40 वर्ष से मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैंने कभी देखा नहीं था। कभी ऐसा मैनिफेस्टो मैंने भी नहीं पढ़ा था। तो ये एक टर्निंग पॉइंट है कांग्रेस हिस्ट्री में, मैं भी मानता हूँ एक जर्नलिस्ट के तौर पे, एक नागरिक के तौर पे।
लेकिन मेरा ये सवाल है कि इस मैनिफेस्टो पर जितना अटैक आपके जो मुख्य अपोनेंट है यानी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उतना आज तक उसने कभी भी कांग्रेस के किसी मैनिफेस्टो पर कभी अटैक नहीं किया इतना, बल्कि चर्चा तक नहीं की है। तो और कांग्रेस मनीष के मैनिफेस्टो को चर्चा में लाने में भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, सबका बहुत योगदान माना जाएगा। इसको केवल एक सैटिरिकल कमेंट ना समझिए, ये वास्तविकता भी है। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि जो उनके इतने बड़े अटैक हैं, खासकर उसको मुसलमान से जोड़ देना, मंगलसूत्र छीन जाना, वगैरह वगैरह बातें, क्या आपको लगता है कि ये जो आपके मैनिफेस्टो का जो सोशल जस्टिस कंपोनेंट है, वो मुख्य मुद्दा है, मुख्य मसला वो है, और असल निशाने पर तीर चलाने के बजाय वो कहीं और चला रहे हैं, निशाना कहीं है और तीर कहीं जा रहा है, क्या ये कहेंगे, कैसे कहेंगे? और मनीष जी, मैनिफेस्टो की तारीफ के लिए पहले तो धन्यवाद। जो मैनिफेस्टो कमेटी थी, मैं खुद उसका सदस्य रहा। जो हमारी उसके चेयरमैन पी चिदम्बरम थे, उसके कन्वीनर टी एस सिंहदेव थे। और मैं आपको बताऊं कि जो कांग्रेस पार्टी 10 साल विपक्ष में रही है, और 10 साल में लोग भले ही बोलें कि अक्सर सुनने को मिलता है कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका उस तरह से नहीं निभा पाती सड़क पे, लेकिन ये भी सच है कि हर जन मुद्दे पर कांग्रेस की लाइन बिल्कुल साफ रही है। इन 10 सालों में जो भी जनमुख्य मुद्दे उठे हैं, जनपेक्षी मुद्दे जिनको हम बोलते हैं, पीपल सेंट्रिक इश्यूज जो उठे हैं, कांग्रेस पार्टी ने अपनी लाइन को लगातार साफ किया है, और कई बार जो पुरानी हमारी समझ थी उसके आगे बढ़कर अपनी समझ को देश के सामने रखा है। तो ये 10 साल के अनुभव के आधार पर एक तो हमारी समझ, हमारी पार्टी की फिलॉसफी को सामने रखना, ये एक आसान काम हो गया था। दूसरा, मैं आपसे ये भी शेयर कर सकता हूं कि ये मैनिफेस्टो का ड्राफ्ट बनने के बाद, और ड्राफ्ट कई मीटिंगों के बाद बना, मेरे ख्याल से हमने पूरे देश में करीब 200 से ऊपर तो कंसल्टेशंस किए, हमने करीब 20 मीटिंग्स तो कमेटी की और अंत में खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया गांधी जी, हमारे सीनियर लीडर्स, प्रियंका जी, ये अलग मीटिंग में बैठकर हमने कई कई घंटे एक एक लाइन पे अपनी राय खुलकर रखी, और जो मैनिफेस्टो निकल कर आया वो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप की कलेक्टिव सोच का नतीजा आपको दिख रहा है। इसमें उनकी व्यक्तिगत सोच, उनकी फिलॉसफी की छाप आपको साफ दिखाई दे रही है, और इसीलिए वो चर्चा का विषय बन रही है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अन्य नेताओं ने अटैक किया, उससे वो चर्चा में आया। वरना पहले तो लोग कहते थे मैनिफेस्टो पढ़ता कौन है, हम और आप तो यही बोलते थे अरे मैनिफेस्टो आया, और वाकई कोई पढ़ता भी नहीं था। लेकिन चूंकि हमारे केंद्रीय नेतृत्व की, हमारे सीनियर लीडर्स की समझ की छाप हर लाइन में आपको दिखी, तो बीजेपी की मजबूरी भी हुई कि इस पर रिएक्ट करने की। और वो रिएक्ट कैसे किए? उस मैनिफेस्टो में वो सब बातें देश को बताने लगे जो मैनिफेस्टो में थी नहीं। आज तक प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलते हैं तो बीजेपी के सब कट्टर समर्थक भी मानते हैं, लेकिन ऐसा कि 42 पेज का डॉक्यूमेंट जो वेबसाइट पर है, जो पब्लिक डोमेन पर है, उस डॉक्यूमेंट में जो एक भी लाइन नहीं है वो जनता को बताने लगे, और इससे जनता में उत्सुकता जरूर पैदा हुई है कि आखिर इस मैनिफेस्टो में है क्या। और ये मैनिफेस्टो जो हमारा बना है प्रमलेश जी, ये केवल एक प्रोग्राम नहीं है कि हम ये स्कीम निकालेंगे, हम इस वर्ग, ये सामाजिक सोच का दस्तावेज भी बना है, क्योंकि सामाजिक न्याय और आर्थिक नीतियों का जो एक कॉम्बिनेशन है, उसमें कांग्रेस पार्टी की समझ, जो 1990 की समझ थी, 1990 में जो नरसिम्हा राव की सरकार है, उससे आगे बढ़कर हमने 2004 और 14 के बीच में उस समझ को और निखारा और राइट बेस्ड अप्रोच लिया कि लोगों को आप अधिकार देंगे, लोगों को ट्रांसपेरेंसी देंगे। तो 10 साल की सरकार उस पर चली। अब ये तीसरे लेवल की है, जहां हमारा मानना है कि जो नीतियां 91 में, जो नीतियां यूपीए के दौरान चली, अब उन नीतियों से देश के गरीब वर्ग को, देश के वंचित वर्ग को आप आगे नहीं बढ़ा सकते। ये स्पष्ट कांग्रेस पार्टी की अब समझ है। हर हर यात्रा में पड़ाव आते हैं, हम उस पड़ाव से आगे निकल गए, जिसको हम कहते हैं इकोनोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक्स को यूज करके इकोनोक्रेसी के रास्ते पर कांग्रेस पार्टी चली, और उसका नतीजा भी हुआ, एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास तैयार हुआ है देश के अंदर। लेकिन दो चीजें हुई। एक, 10 साल की मोदी सरकार में
तो अमीर गरीब की खाई बढ़ गई है। अभी आप डेटा देखिए तो करीब 21 परिवारों पे जितनी संपत्ति है उतनी देश के 70 करोड़ लोगों के पास है। 70 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति 21 परिवारों पे है। और अगर मैं इसको छोड़ भी दूं तो देश के 50% जनता पे केवल 3% संपत्ति का हक है। तो कोई भी मुल्क इतनी बड़ी खाई के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। आज हम जीडीपी के मामले में विश्व में यूपीए के टाइम पे तीसरे नंबर पे आ गए थे पीपीपी के मामले में, और 5वें नंबर पे ओवरऑल जीडीपी के मामले में आ गए थे। लेकिन हम जीडीपी पे भले ही बढ़ते जाएं, हमारी पर कैपिटा इनकम कम है, दुनिया के एवरेज से बहुत नीचे हैं हम। और वो भी उसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपकी तनख्वाह में जो पर कैपिटा एवरेज आता है उसमें अडानी की इनकम भी शामिल है, उसमें अंबानी की इनकम भी शामिल है। तो सवाल यह है, अगर हम 21 परिवारों की संपत्ति को अलग रख दें तो हमारी पर कैपिटा इनकम आधी रह जाती है, आधी। ये देश की सच्चाई है। अब किसी भी देश में अगर आपके आधे से ज्यादा आबादी अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर रही है, अगर आधे से ज्यादा आबादी अपनी क्षमता के अनुसार प्रोडक्टिव नहीं है, तो वो देश तरक्की नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी जरूरतें तो बनी रहेंगी। अगर वो प्रोडक्टिव काम में नहीं लगा है तो वो पूरी इकोनॉमी के ऊपर एक बोझ के रूप में भी होता है। ये भी तो एक सच है। तो जब तक इस गरीब वर्ग को हम आगे नहीं लाएंगे, और इसलिए सोशल जस्टिस की बात अब अगले पड़ाव पे हम ला रहे हैं कि एक मिडिल क्लास तैयार कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। अब उस मिडिल क्लास को एम्पावर करने की जरूरत है, क्योंकि उनके लिए नीतियां, एससी केंद्रित नीतियां, एसटी केंद्रित नीतियां, ओबीसी केंद्रित नीतियां बनाने के लिए उन वर्गों का प्रतिनिधित्व डिसीजन मेकिंग में देना पड़ेगा, क्योंकि ये सहज होता है रूमरेशी में। तो अगर एससी एसटी ओबीसी के लोग अगर सत्ता के प्रतिष्ठान में नहीं आएंगे तो नीतियां उनके हिसाब से कम बनेंगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि बिल्कुल नहीं बनती हैं, मैं ये नहीं कहता हूं। आज आरक्षण देश के अंदर है, अगर हमारा संविधान बना है तो अपर कास्ट के लोगों ने बनाया, उन नेताओं ने बनाया था। ऐसा तो नहीं है ना कि वो उस समय एससी एसटी ओबीसी के नेताओं ने हमको ये अधिकार दिए हों। लेकिन आज जितनी जरूरत है उनके लोगों को सत्ता प्रतिष्ठान में हिस्सा नहीं बनाएंगे तो उनके लिए नीतियां, सुलभ नीतियां बनने में दिक्कत आएगी। इसलिए सामाजिक न्याय की यात्रा पे कांग्रेस पार्टी को आज मुखर होकर राहुल गांधी आगे लेके जा रहे हैं। मेरा सवाल दूसरा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की आपने चर्चा की तो मैं आपको एक याद दिला दूं और अपने दर्शकों श्रोताओं को भी, कि यूपीए रिजीम में एफर्मेटिव एक्शन को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण उल्लेख किया गया था उस एजेंडे में, जो डॉक्यूमेंट ऑफ एजेंडा था उस सरकार का। और उसमें लिखा गया था कि निजी क्षेत्र में भी एफर्मेटिव एक्शन के लिए यूपीए सरकार प्रयास करेगी और उसके लिए जो पहल करेगी वो क्या क्या करेगी, इस तरह का डिटेल आया था। लेकिन पूरे 10 सालों में यूपीए सरकार मुकुल वासनिक जी की एक कमेटी बनाने के अलावा उनके नेतृत्व में कुछ भी नहीं कर सकी एफर्मेटिव एक्शन के लिए प्राइवेट सेक्टर में। ये 10 वर्षों की यात्रा यूपीए की थी। तो आपको बस याद दिलाने के लिए मैंने ये रेफरेंस नहीं, मैं उसका जवाब दे सकता हूं उर्मिलेश जी। जी, लेकिन उसको छोड़ दें हम नहीं तो नहीं, मैं एक लाइन में जवाब दे देता हूं, जी क्योंकि ये समझना जरूरी है आपके दर्शकों को, क्योंकि अदरवाइज ये लगता है कि कांग्रेस जो है वो हिपोक्रेसी कर रही है देश के साथ। सच ये है कि यूपीए से पहले 10 साल मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी। उस सरकार ने दलित एजेंडा पे जो कार्यक्रम निकाला था वो क्रांतिकारी कार्यक्रम था। उन्होंने सरकारी खरीद में दलितों की शेयर सुनिश्चित कर दिया था। उन्होंने सरकारी एलोकेशंस में दलितों की भागीदारी सुनिश्चित कर दी थी। और उसका इतना बड़ा बैकलैश दिग्विजय सिंह जी को हिलना पड़ा कि कांग्रेस पार्टी उस स्टेट में अगले 15 साल नहीं आई, और आई भी तो फिर सरकार चली गई। तो जब आप स्थापित फोर्सेस के खिलाफ काम करते हैं तो एक बहुत बड़ा बैकलैश होता है। वो सबक भी कांग्रेस पार्टी के पास था, इसलिए दूध का जला छाछ को फूंक फूंक के पीता है। आज की तारीख में हम एफर्मेटिव एक्शन से पीछे नहीं है, लेकिन आज की तारीख में हकीकत क्या है कि अब तो सरकारी रिजर्वेशन भी खत्म है। सीधे से खत्म नहीं किया है, लेकिन अगर आप सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं करेंगे तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। अगर आप सरकारी नौकरियों को कॉन्ट्रेक्चुअल बनाएंगे तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी में रिजर्वेशन नहीं चाहिए मिलता है। इसलिए हमारे मैनिफेस्टो में हमने स्पष्ट ये वायदा किया है कि हम सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था को खत्म करेंगे। आपने शायद पढ़ा होगा
ये एक साल इसलिए के किया अंदर है, भर्तियां करेंगे, एक साल के अंदर सारे भर्तियां रिक्त करेंगे, पद भरेंगे। 30 लाख भर्तियां करेंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी में जो एससी एसटी ओबीसी का वर्ग आता है वो पावर सेटअप में जाता है, जी, उसके आसपास का समाज आगे बढ़ता है, और साथ में कॉन्ट्रेक्चुअल भर्तियों को बंद करके बंद करें। जो जी, आरक्षण को पिछले दरवाजे से बंद किया जा रहा है उसको हम बंद करेंगे। ये हमारा बिल्कुल स्पष्ट रोड मैप है अब। नहीं, वो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है आपके मैनिफेस्टो का, वो मैंने ध्यान से पढ़ा है, उस पर कमेंट भी किया है। नहीं, मैं लेकिन आपने एक सवाल मुझे दे दिया और मेरे दिमाग में पहले से था कि मध्य प्रदेश में अगर दलित एजेंडा के बाद ये एक रिएक्शन हुआ लोगों में, क्योंकि उस हिसाब से राजनीतिक चेतना का विस्तार नहीं हुआ, उस तरह का राजनीतिक मोबिलाइजेशन आपकी सरकार ने नहीं किया या पार्टी ने नहीं किया, जिसका नतीजा उसको भुगतना पड़ा। तो क्या वो स्थिति आज भी हिंदी क्षेत्र के कई प्रांतों में नहीं है कि राहुल गांधी जिस सोशल जस्टिस एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जो जेन्युइन है, जिसमें कमिटमेंट दिखाई देता है, जब वो कहते हैं कि ये मेरे लिए लाइफ मिशन है, तो इसका अगर लोगों तक ये बात ना पहुंचे, उन लोगों तक जिनके लिए ये बात की जा रही है, यानी 80% से ज्यादा लोग, तो इसके खतरे भी हैं। तो क्या आपकी पार्टी इस खतरे को, इस चुनौती को समझती है और उसके लिए क्या उसके पास वाकई इन राज्यों में मशीनरी, इन राज्यों में कोई तौर तरीका क्या एडॉप्ट कर रही है, या केवल थ्योरेटिकली बातें हो रही हैं, केवल भाषण में बातें हो रही हैं और जमीन पर वो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए जो काउंटर करने के लिए जो एक स्ट्रेटेजी चाहिए, वो गायब है? और मनीष जी, बहुत गूढ़ सवाल आपने पूछ लिया। दक्षिण भारतीय राज्यों में भी सोशल जस्टिस की यात्रा चली और वहां पे सोशल जस्टिस की यात्रा सफल हुई। उत्तर भारत में मंडल आंदोलन के बाद, जो मंडल आंदोलन नहीं, मंडल की रिकमेंडेशन लागू होने के बाद सोशल जस्टिस की एक बयार बही। और यह समझना बहुत जरूरी है कि दक्षिण भारत में वो क्यों सफल हुई और उत्तर भारत में क्यों विफल हुई। दक्षिण भारत में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से पहले ब्यूरोक्रेटिक एम्पावरमेंट, एकेडमिक एम्पावरमेंट शुरू हो चुका था। वहां का बुद्धिजीवी वर्ग, इन सब अल्टरनेट क्लासेस जो आप कहते हैं, वो मुखर हो चुका था। इसलिए जब पॉलिटिकल पावर आई तो ऑलरेडी बुद्धिजीवी वर्ग का ऑलरेडी एक क्लास डेवलप थी जो कि इस पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को प्रैक्टिकल पॉलिसीज में, प्रैक्टिकल उसमें शेप दे पाई। नॉर्थ इंडिया में चाहे वो लालू जी के साथ हुआ हो, चाहे वो मुलायम जी के साथ हुआ हो या किसी के साथ हुआ हो, कि राजनीतिक सत्ता तो आ गई ओबीसी के पास, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, मीडिया में उनके लोग नहीं थे। इसीलिए आज भी लालू जी जिन जुर्म की सजा भुगत रहे हैं, उस जुर्म में उनके पहले के मिश्रा जी, जगन्नाथ मिश्रा जी फ्री हो गए। ये इस देश के लिए एक सबक है, एक टेक्स्ट बुक केस है कि अगर आपके राजनीतिक सत्ता के साथ अगर आपकी बाकी सत्ताओं में भागीदारी नहीं होगी तो आप अकेले पड़ जाएंगे। आपको वो तमाम सत्ता प्रतिष्ठान फंसाकर खत्म करेंगे, लालू जी के साथ जो हुआ। या आपकी पार्टी भी सामाजिक न्याय की पार्टी की बजाय तत्कालिक राजनीतिक लाभ की पार्टी बन जाएगी, जो तमाम पार्टी के साथ हुआ है। वो सामाजिक न्याय पीछे छूट गया था उनका और जातीय पार्टियों के रूप में वो उभर के आ गई। कांग्रेस के सामने ये दोनों एक्सपेरिमेंट ऐतिहासिक रूप से सामने है हमारे। इसलिए जब हम बात कर रहे हैं, हम केवल राजनीतिक सत्ता में भागीदारी की बात नहीं कर रहे हैं। आज राहुल जी ने भी जो बात बोली, उन्होंने भी पांचों चीज गिनाई ना, कि जुडिशरी में, कॉरपोरेट में, आपके मीडिया में, ब्यूरोक्रेसी में और प्लस राजनीतिक, ये पांचों सत्ता स्ट्रक्चर में आपको भागीदारी बराबर साथ साथ बढ़ाएंगे तो ही सामाजिक न्याय की गाड़ी आगे बढ़ेगी। नहीं तो राजनीतिक सत्ता आने के बाद भी वो रुक जाएगा प्रोसेस। और कांग्रेस पार्टी इस मामले में औरों से बेहतर प्लेस्ड है। जब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सबको वोट मिलेगा, तो पूरी दुनिया के पैमाने पर क्रांति की बात थी। जब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आरक्षण होगा, तो पूरी दुनिया में ये अपनी तरह की अलग क्रांति थी। तो ये जो क्रांतिकारी कदम कांग्रेस पार्टी हर वक्त लेती रही है, चाहे वो भूमि सुधार की बात हो, चाहे वो प्रीवी पर्चेस खत्म करने की बात हो, चाहे वो नेशनलाइजेशन की बात हो, चाहे वो हरित क्रांति के स्ट्रक्चर बनाने की बात हो, या रिसेंटली आईटी तक आप आ जाइए।
तो कांग्रेस पार्टी में केवल एक वर्ग की लीडरशिप नहीं है, और गांधी फैमिली की यही एक बहुत बड़ा महत्व है कि वो सबको पिछले 100 साल के अंदर साथ लेके चल पाए, और अब लेकिन कांग्रेस आपके पार्टी इस काम हाँ, को करना जा जी, रही है। क्या आपकी पार्टी अपने सहयोगियों या अपने कार्यकर्ताओं के ज़रिए मुसलमान बनाम मंगलसूत्र का जो विवाद है, जुमला है, या आपके मैनिफेस्टो पर ये कहना कि तो मुसलमानों को सब कुछ दे देंगे, बाँट देंगे उन्हीं में, सारी संपत्तियाँ उन्हीं में बाँट देंगे, आरक्षण तक उन्हीं को दे देंगे, जो कि मैनिफेस्टो में बिल्कुल कहीं से भी नहीं है, ना कहीं कल्पना की जा सकती है। तो क्या इन चीज़ों को काउंटर करने का आपके पास फिलहाल कोई ज़रिया है? कोई आपके पास इसके बारे में कोई रणनीति है? ये मेरा सवाल है। और मनीष जी, इसमें बेसिक बात आप समझिए। ठीक है, चुनाव कैंपेन की बात छोड़ दीजिए। लोकतंत्र राजनीतिक दलों के कंधे पर जीवित नहीं रहता। लोकतंत्र में जनता की अपनी एक भूमिका है, वी द पीपल जिसको हम कहते हैं, हम भारत के लोग, हमारे संविधान में लिखा है। तो जनता की भी एक भूमिका होती है। आज आप देखिए, ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी का भोंपू पूरा दिन बजता है। ये भी सच है कि पूरा दिन व्हाट्सएप में नफरती मैसेजेस, विभाजक मैसेजेस वो भेजते हैं, पूरे देश में लोग देख रहे हैं। ये भी सच है कि युवा 7-7 घंटे, 6-6 घंटे वो रील्स देख रहा है, जो रील्स उनके बेसिक इंस्टिंक्ट्स को उकसाती हैं और उनको दुश्मन, उनके सामने काल्पनिक दुश्मन खड़ा करती हैं। ये तीनों बातें सच है। लेकिन ये भी तो सच है कि इसी देश के अंदर बहुत बड़ा वर्ग वो है जनता का, जो कांग्रेस पार्टी छोड़िए किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं है। वो उसके ऑफिस नहीं जाता, वो किसी नेता को पर्सनली नहीं जानता, लेकिन वो अपने ऑफिस के अंदर लड़ रहा है इस झूठ के खिलाफ। वो अपने परिवार के अंदर, अपने शादी ब्याहों में जब लोग बैठते हैं, आजकल झगड़े होने शुरू हो गए, जब लोग करते हैं तो लोग वो खतरा उठा के भी, रिडिक्यूल होने का खतरा, ट्रोल होने का खतरा उठा के भी वो आम जनता इस लड़ाई को लड़ रही है। इसलिए लोकतंत्र में लड़ाई केवल कांग्रेस पार्टी क्या करेगी इस पे सीमित नहीं है। ये जो जनता लड़ती है वही लोकतंत्र को बचाती है। जिससे जनता लड़ना बंद कर देती है, लोकतंत्र समाप्त हो जाता है। इस इलेक्शन में आप जानते हैं, आप तमाम मीडिया ने कहा ये रंगहीन इलेक्शन है, कलरलेस, कोई जोश नहीं है, ये सबने बोला। और पहले फेज के बाद सबने क्या बोलना शुरू किया, अरे जनता खुल के वोट दे रही है मोदी के खिलाफ। ये तमाम रिपोर्टें, मतलब जो बीजेपी के बिल्कुल गोद में बैठे हुए एंकर हैं, उन तक ने भी ये कह दिया कि बीजेपी का कार्यकर्ता बाहर नहीं आ रहा है क्योंकि वो मानता है कि मोदी जी तो हमेशा रहेंगे। मतलब वो स्पिन देने की कोशिश की, लेकिन वो ये मान गए कि जनता निकली और जनता ने मोदी के खिलाफ वोट दिया, क्योंकि वो जनता है जो मुद्दों को समझती है। ये वो जनता है, उन जनता तक हम अपनी बात कैसे पहुंचा रहे हैं बहुत स्पष्ट है। मोदी जी जो कह रहे हैं उसके बरक्स हमारे नेता, आज की तारीख में 3 बड़े नेता कैंपेन कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं, प्रियंका गांधी कर रही हैं, और वो उन मुद्दों का जवाब दे रहे हैं और जनता तक वो जवाब पहुंच रहे हैं। प्रमलेश जी, ऐसा नहीं तो है। क्या आपको लगता आप है कि जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एमंग एमंग मुस्लिम्स, मैंने माना ये जो प्रचार है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की जो बात है वो सिर्फ मुसलमानों में बांटने के लिए है, ये एक तो प्रचार ये जम के हो रहा है आप लोगों के मैनिफेस्टो पर, आपके नेताओं पर। एक दूसरा, जो साम पित्रोदा से लेकर के और जितने अन्य लोग इस तरह की बातें अतीत में कर चुके हैं, उनको फिर से एक बार दोहराया जा रहा है कांग्रेस पार्टी पर एक बड़ा इल्जाम लगाने के लिए। और हो सकता है कि उनमें कईयों की बातें बिल्कुल सटीक हों, सही हों, कोई जरूरी नहीं है कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में कही गई हों, लेकिन ये सब चीजें जो आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि मीडिया के एक बड़े हिस्से के प्रचार की वजह से इसका जो खामियाजा है पार्टी को भुगतने को भुगतना पड़ सकता है हिंदी हार्टलैंड में, जहां जहां पर आपकी पहुंच बहुत कम है? यकीन करके पोलराइज नहीं होगी, पहली बात तो ये कुछ भी बोले। दूसरी बात, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात हम करते हैं। कांग्रेस पार्टी क्या बोल रही है? कांग्रेस पार्टी कहती है कि आपने 16 लाख करोड़, करीब 25 उद्योगपतियों के माफ किए। ये 16 लाख करोड़ कितने होते हैं? इन 16 लाख करोड़ में आज किसानों का जो कुल कर्जा हम माफ करना चाहें तो 25 बार माफ होता है, 25 बार। अगर हम स्टूडेंट्स का कर्जा माफ करना चाहें तो अगले 50-60 साल तक हम कर्जा उनका माफ कर सकते हैं।
किसी छात्र को कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लेकिन इतना भाई वो पैसा तो है। कह रहे हैं कि ये सब मुसलमानों को आप दे रहे हैं, वो नहीं तो नहीं, कह रहे हैं कि ये सवाल ये सब नहीं है। मुसलमानों के लिए अब मैं के लिए कर रहे हैं। मैं इसी बात पे आ रहा हूँ, इसी बात पे आ रहा हूँ, क्योंकि वो ये बात को छुपाते हैं कि मैं सिर्फ दो फिगर दूंगा उर्मिलेश जी। ये जो 16 लाख करोड़ जिनके माफ हुए, और जो उद्योगपति जिनके पास 70 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है, उन उद्योगपति में एक उद्योगपति बीजेपी के मंत्री थे, राजीव चंद्रशेखर, शशि थरूर के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। 680 रुपए इनकम टैक्स भरा है उन्होंने। 680 रुपया इनकम टैक्स। अगर आप खरबोपति हैं तो क्या आप टैक्स नहीं भरेंगे? अडानी जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए, दुनिया के, उनकी कंपनियों में अगर हम भारत में टॉप 10 कंपनियां लेते हैं टैक्स देने वाली कंपनियां, उसमें अडानी की कंपनियां शामिल नहीं है। आप सबसे अमीर बन जाएंगे लेकिन आप टैक्स नहीं देंगे उतना। सवाल यह है कि भारत के अंदर पिछले 10 साल में इनकम टैक्स की छूट नहीं बढ़ी, नहीं बढ़ी। वो आम जनता की को जो जो जरूरत थी। 2004 में उर्मिलेश जी, 2004 के अंदर इनकम टैक्स का हाईएस्ट ब्रैकेट 30% वाला ब्रैकेट 2.5 लाख रुपए का था, जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बने। जब वो 10 साल बाद हटे तो इनकम टैक्स का हाईएस्ट ब्रैकेट 10 लाख रुपए का था, 30% 10 लाख का ब्रैकेट। हमने 400 गुना, 400% यानी 4 गुना, 2.5 लाख से 10 लाख की छूट दी। 14 से 24 तक आज भी 10 लाख है। तो राजीव चंद्रशेखर 680 रुपए देते हैं, लेकिन आपके मेरे साथी लोग समाज में जो हैं, वो आज भी 10 लाख के ही ब्रैकेट में फंसे और उसके सब्सिक्वेंट नीचे वाले ब्रैकेट्स में फंसे। उनको इनकम टैक्स की छूट नहीं मिलनी चाहिए। ये सिर्फ 16 लाख करोड़ उन उद्योगपतियों के कर्जे माफ होने चाहिए। ये वेल्थ जो एक तरफ जा रही है देश की, उस पर मिडिल क्लास का भी हक था। आज मिडिल क्लास को ये पूछने की जरूरत है, खुद सवाल अपने घर में पूछे। वो 2004 के अंदर उमेश जी, आप और मैं मीडिया में रहे, एक कैमरामैन की जो सैलरी होती थी वो करीब 4-1 हजार रुपए होती थी। 4 से 14 तक आते आते वो 35-40 हजार रुपए सैलरी हो गई थी। 8 से 10 गुना सैलरी बढ़ी थी, ये रिकॉर्ड पे है। और 14 से 24 में आज भी 40 हजार रुपए ही अटके हैं। क्या इस गरीब वर्ग का, और ये मैं क्या कैमरामैन की बात नहीं कर रहा हूं, आप किसी भी ट्रेड को ले लीजिए प्राइवेट सेक्टर में, 10 साल में सैलरीज लगभग स्टेगनेंट है, लगभग 5-7% बढ़ी हो तो बढ़ी हो। महंगाई 3 गुना 4 गुना हो गई है। तो ये मिडिल क्लास का जो पैसा है वो उन्हीं उद्योगपतियों को मोदी जी दे रहे हैं। हम उनसे लेकर आम जनता को देने की बात कर रहे हैं। जीएसटी आटे से लेकर पेंसिल तक पे क्यों लगाना पड़ रहा है? कृषि के जितने भी खाद हो, कृषि के जितने भी टूल्स हैं, उस पर क्यों जीएसटी लगाना पड़ रहा है? क्योंकि आप 16 लाख करोड़ रुपया उन अमीरों का माफ करते हैं और उनको कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दी, उनको दी छूट, वो इनकम टैक्स भी नहीं भरेंगे। तो कांग्रेस पार्टी इस रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रही है। वो हम ये कह रहे हैं, ठीक है, देश की इकोनॉमी चलाने के लिए आप कॉर्पोरेट वर्ग को सहयोग कीजिए, लेकिन उतना ही सहयोग इस देश के आम जनता को, मिडिल क्लास को, गरीब को, सैलरी नौकरी पेशे वाले को भी उतना ही सपोर्ट दीजिए। इसमें क्या बीजेपी मोदी जी कह दें गलत है? और ये जनता को भी सोचना पड़ेगा कि 4 से 14 इस देश के मिडिल क्लास के पास गाड़ियां आई, इस देश के मिडिल क्लास के बच्चे प्राइवेट में टॉप यूनिवर्सिटी में दुनिया में जाने लगे, इस देश में लोग घूमने के लिए विदेशों में जाने लगे। मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं। इस देश का गरीब वर्ग 27 करोड़ मिडिल क्लास में शिफ्ट हुआ, 27 करोड़, ये 4 से 14 में हुआ। 14 से 24 के बीच में आपके घर में नई चीजें क्या आई है, खुद जाके देखिए, तो जवाब मिल जाएगा कि मोदी जी के राज में हमने 10 साल हमारी जीवन के छीन लिए गए, आम लोगों के जीवन के छीन लिए गए। और हम वहां खड़े हैं उर्मिलेश जी कि इस साल आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, चेन्नई, आईआईटी के बच्चों को 35 से 45% बच्चों को नौकरी नहीं मिली है। हम वहां खड़े हैं जहां बिट्स पिलानी के बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। हम वहां खड़े हैं जहां मेडिकल के बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। हम वहां खड़े हैं जब मैनेजमेंट पढ़ने वाले बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। और हम वहां खड़े हैं जहां ये बच्चे, तमाम बच्चे पढ़ रहे हैं, वो अब लाखों रुपए फीस दे रहे हैं, 5-5 लाख रुपए फीस दे रहे हैं। अगर 5-5 लाख की फीस या इसके बराबर की फीस मुझे या आपको देनी पड़ती उर्मिलेश जी, तो हम कभी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे। जी, तो ये मोदी मॉडल है। जी तो बिल्कुल, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की हम बात कर रहे हैं। या बिल्कुल बिल्कुल आखिर में
क्योंकि वक्त हो रहा है हम लोगों के कंक्लूड करने का। हालांकि चाहता हूं कि लंबी बात और होती, लेकिन नहीं नहीं। समय की सीमा है। बिल्कुल ये समझना चाहता हूं मैं अपने श्रोताओं दर्शकों के लिए कि अ, बहुत सारी बातें जो आपने कही हैं, जो आपके मैनिफेस्टो में है, और आपके नेताओं ने मैनिफेस्टो के उन पॉइंट्स को अलग-अलग सभाओं में, रैलियों में डिफाइन किया है, एक्सप्लेन किया है। लेकिन इसके बावजूद जो सत्ताधारी दल है, सारे मुद्दों को माइनॉरिटी कम्युनिटी और उसमें भी मुस्लिम समाज की तरफ जोड़ता है, आपके हर वेलफेयर स्कीम को, हर महत्वपूर्ण प्रोग्राम को, चाहे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का इश्यू हो, सोशल जस्टिस का हो, एफर्मेटिव एक्शन का हो, हर को वो मुस्लिम समाज से जोड़ता है, सो दैट कि एक बड़ा पोलराइजेशन मेजॉरिटी कम्युनिटी का कर सके। लेकिन इसके बावजूद कि ये फेक है, इसके बावजूद कि ये असत्य है, तथ्यों से इसका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आप लोगों की या बहुत सारे सिटीजन्स की, इंडिपेंडेंट नागरिकों की कंप्लेन के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो ऐसे में जो चुनाव की जो निष्पक्षता है, एक न्यूट्रल अंपायर होने का जो एक उसकी शख्सियत होती है, उसकी एक उसका उसका भी अपना एक संस्थागत व्यक्तित्व होता है इलेक्शन कमीशन का, वो अगर नजर नहीं आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन न होने के बावजूद क्या आपको कामयाबी मिलेगी? उर्मिलेश जी, चुनाव आयोग हम सबको निराश कर रहा है। अभी आप दिल्ली में देखिए तो बहुत सारे होर्डिंग लगे हुए हैं जिसमें मोदी जी की फोटो है और विपक्ष के नेताओं के कैरिकेचर्स हैं, और भ्रष्टाचार मिटाओ मोदी जी का नारा लिखा हुआ है, भ्रष्टाचारी मिटाओ। वो अलग बात है, पूरा देश अब समझ गया कि भ्रष्टाचारी मिटाने का उनका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, अपनी पार्टी में लाओ और भ्रष्टाचार को भूल जाओ। वो तो पूरा देश अब जानता है, उसमें हमको भी बोलने की जरूरत बची नहीं। ये 2 तारीख को, 2 अप्रैल को हमने इसकी शिकायत की, क्योंकि ये होर्डिंग्स गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन ने 14 दिन बाद इस पे फैसला दिया। इस बीच में पूरी दिल्ली ने वो होर्डिंग देख लिए रोज के रोज, और कहा कि होर्डिंग उतरने चाहिए। ये होर्डिंग नहीं उतरे। 22 तारीख को हमने जाकर इलेक्शन कमीशन को, मैं खुद गया था, मैंने कहा कि आपका फैसला पहले 14 दिन बाद आया और अब 6 दिन हो गए तब भी होर्डिंग नहीं उतरे, एफआईआर नहीं हुई। तो उन्होंने कहा, अरे हैरानी जाहिर की, ऐसा कैसे है? मैंने कहा आपके ऑफिस के बाहर लगे हैं, इलेक्शन कमीशन के कुछ 100 मीटर दूर पे लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर लगा है, हाई कोर्ट के बाहर लगा है। तो उन्होंने बड़ी हैरानी जताई और बोला हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। आज 24 तारीख हो गई, वो होर्डिंग आज भी लगे हैं, और 24 दिनों से, 25 दिन से पूरे दिल्ली वो होर्डिंग दिख रहा है जो गैर कानूनी होर्डिंग है। जबकि नियम क्या है? नियम ये है कि अगर ऐसे गैर कानूनी होर्डिंग कोई पार्टी लगाती है तो इलेक्शन कमीशन का सिंबल जब्त करने का ऑर्डर भी दे सकती है। वो नहीं कर रहे। और ये तो मैं केवल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हमने प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया मैनिफेस्टो को लेकर, उसके खिलाफ याचिका दी है। ये तो सबसे आसान काम है कि आप प्रधानमंत्री की ऑफिशियल पोर्टल से अपनी वीडियो मंगाइए और हमारा 42 पेज का डॉक्यूमेंट खोल लीजिए, लाइन बाय लाइन किसी अफसर को लगा के रिपोर्ट ले लीजिए, आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अभी तक प्राइम मिनिस्टर को कोई नोटिस नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, अगर हम करेंगे मान लीजिए अपने भाषण में, और अगर हम भड़काना तो छोड़िए, हम केवल विकास के लिए उनकी बात नाम लेंगे तो नोटिस आ जाएगा। और पूरे बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल्स पे मंदिर के नाम पे वोट मांगा जा रहा है, जो इलेक्शन कमीशन अलाउ नहीं करना चाहिए। तो ये इलेक्शन कमीशन को हम लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम केवल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो सुप्रीम संस्था है। हम कह रहे हैं कि भाई आप इस पे कार्रवाई कीजिए। ये बहुत चीजें ओपन एंड शट केसेस हैं। इस चुनाव में हमारे खाते फ्रीज किए, आप देख रहे हैं, हमारे अखबार के ऐड नहीं आ रहे। हम केवल जहां चुनाव हो रहा है वहां चुनाव के दिन और उससे एक दिन पहले उस क्षेत्र में ऐड दे रहे हैं। आपको पूरे देश में अभी हमारा एक भी होर्डिंग नहीं दिखेगा, एक भी होर्डिंग आज की तारीख में नहीं है। कोई एलईडी वैन कांग्रेस पार्टी की नहीं चल रही है, कांग्रेस पार्टी के पास पैसे नहीं है। इसके बावजूद चुनाव हम जम के लड़ रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जब संकट आएगा तो उसको आपको लोगों के साथ मिलकर ही चलना पड़ेगा। और यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन कुछ भी कहे, मोदी जी कोई भी झूठ फैलाए, वोटर उनका जानता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। हमारा वोटर नहीं, अब तो मोदी जी का वोटर जानता है कि मोदी जी ये सब झूठ बोल रहे हैं, और वो उसके झांसे में नहीं आ रहा है, वो निकल के वोट देने नहीं आया।
हमारा वोटर आया क्योंकि उसको पता है मोदी जी झूठ बोलते रहेंगे, लेकिन असली मुद्दा महंगाई है, असली मुद्दा बेरोजगारी है, असली मुद्दा आरक्षण बचाना है, असली मुद्दा संविधान बचाना है। और इन 4 मुद्दों के ऊपर हमारा समर्थक वोटर निकल के आ रहा है। उसको होर्डिंग की जरूरत नहीं है उर्मिलेश जी, उसको उस तक हमारे नेताओं की भाषण पहुंच रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया गुरदीप सिंह सफल। मैं समझता हूं कि एक बात तो जरूर उभरती है, बिल्कुल आखिर में कहनी चाहिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड न होने के बावजूद अगर इस चुनाव में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जबरदस्त मुकाबला दिख रहा है, तो भारत के लोकतंत्र में कहीं न कहीं कुछ ऐसा बचा है जो ताकतवर है, जो शक्तिशाली है और जो वाइब्रेंट है, जो जीवंत है। अब देखिए इस शक्ति, इस जीवंतता का क्या नतीजा निकलता है, ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन एन्जॉय करना एक चाहिए बात में इस लोकतंत्र के फेस्टिवल को और खुशी-खुशी इसमें भागीदारी करनी मैं चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।